दोस्तों, मोबाइल हम सबके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है। अगर मोबाइल ना हो तो हम अपने आप को विकलांग यानी हैंडीकैप समझते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ की लत हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। कैसे? तो चलिए देखते हैं मोबाइल का एडिक्शन मानसी को भारी कैसे पड़ा। और हाँ, ऐसी ही अनोखी और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मानसी यानी मनु बहुत ही लाड़ प्यार में पली बड़ी एक लौती बेटी थी। उसके पिताजी राजेश अग्रवाल ने उसे उसके 18वें जन्मदिन पर एक महंगा वाला स्मार्टफोन गिफ्ट किया था। बस उसी दिन से मानसी सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल में ही व्यस्त रहती थी। मानसी का मोबाइल एडिक्शन अब उसकी माँ करुणा को खटकने लगा था। ऑफिस से घर लौटे राजेश से ये बात कहने की करुणा ने फिर से कोशिश की। सुनते हो, आपने खामखा मानसी को ये महंगा वाला मोबाइल गिफ्ट दिया है। क्यों? क्या किया अब मेरी बेटी ने? क्या किया? कुछ भी नहीं कर रही है। यही तो टेंशन है, ना टाइम पे खाना, ना सोना, ना पढ़ाई। रहने दो, ये उम्र ऐसी ही होती है। तुम्हें तो कंप्लेंट करने का मौका चाहिए बस। ये कह के राजेश हंसते हंसते अपने कमरे में चला जाता है और करुणा वहीं असहाय खड़ी रहती है। जाने दो, मुझे क्या, भलाई का जमाना ही नहीं रहा और बिगाड़ो अपनी बेटी को लाड़ प्यार से। ऐसे ही समय निकल गया और एक दिन मानसी के लिए पास ही के शहर से एक अच्छा रिश्ता आया। विशाल बेटा, क्या तुम्हें लड़की पसंद है? मुझे तो मेरी बहू बहुत पसंद आई है। जी माँ, मुझे भी। चलिए फिर, नेक काम में देरी क्यों, अगले ही महीने की तारीख फिक्स करते हैं। और एक महीने बाद मानसी शादी करके अपने पति के घर आती है। लेकिन कुछ दिन बाद ही विशाल के घर वालों को मानसी के मोबाइल एडिक्शन के बारे में पता चलता है। हाय हाय, ये बहू का ध्यान कहाँ है? सास जल्दी से गैस बंद कर देती है। बहू, ये क्या, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ओह सॉरी माँ जी, मैं ज़रा बिजी थी, गेम के लास्ट लेवल चल रही थी ना। मानसी सॉरी कह के वहाँ से चली जाती है और सास उलझन में पड़ती है। पता नहीं ये बहू हमेशा वो मोबाइल की मशीन लेके क्या करती रहती है। घर के काम में बिल्कुल ध्यान नहीं देती। कभी नल खुला छोड़ देती है तो कभी गीले कपड़े सुखाना भूलती है। एक दिन मानसी और विशाल बाहर घूमने निकलते हैं, लेकिन रास्ते से चलते वक्त मानसी मोबाइल में ही मशगूल है। मानसी, तुम्हारी कोई भी ऐसी इच्छा हो तो बताओ जिसका तुम हमेशा सपना देखती हो। मानसी का सारा ध्यान मोबाइल में है। उसका जवाब ना आने पर विशाल उसे जोर से पुकारता है। मानसी, मानसी। विशाल की आवाज सुन के मोबाइल में व्यस्त मानसी हड़बड़ा जाती है। ओह हाँ, सॉरी, क्या पूछा आपने? मैंने पूछा तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा है जिसका तुम हमेशा सपना देखती हो और पूरी करना चाहती हो। मानसी बड़े उत्साह से बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत जवाब देती है। मुझे हवाई जहाज से सफ़र करना है। मैंने बचपन से ही ये सपना देखा है और मुझे बड़े 5 स्टार होटल में कम से कम 2 दिन रहना है, बस। जब दोनों गपशप करके चल रहे होते हैं तभी मानसी का पैर रास्ते में पड़े गोबर के ढेर में पड़ता है और सारा गोबर उसके नए कपड़ों पर उछलता है। ओह नो, ये क्या हो गया? मेरी अच्छी वाली महंगी ड्रेस खराब हो गई। मानसी वहीं रोने लगती है और आसपास के सारे लोग हंसने लगते हैं। विशाल का मुंह उतर जाता है। कोई बात नहीं, चलो घर चलते। इस अनुभव से भी मानसी कोई सीख नहीं लेती और उसका मोबाइल एडिक्शन कायम रहता है। ओह, सुबह के 10 बजे है और मैंने अभी तक एक भी सेल्फी नहीं ली। विशाल ऑफिस के लिए तैयार होकर आता है और उससे अलग अलग पोजेस में सेल्फी खिंचवाने वाली मानसी दिखाई देती है। ये मोबाइल तो मेरा शौक हो गया है, काश मैं भी मोबाइल होता। मानसी, मेरा टिफिन। हाँ, अंदर किचन में रेडी है, बस रोटियां सेकनी बाकी है और सब्जी में नमक डालना है, अभी कर देती हूँ। मानसी भागती हुई किचन में चली जाती है। अब तो ये रोज रोज का सीन हो गया है और विशाल का टेंशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कैसे समझाऊं मानसी को, समझ नहीं आ रहा। इसके इस मोबाइल के एडिक्शन की वजह से सारा घर डिस्टर्ब रहता है। तभी विशाल की माँ वहाँ एक जली हुई साड़ी लेकर आती है। विशाल बेटा, ये देखो बहू ने क्या नया तीर मारा है। ये तो आपकी शादी की साड़ी है ना, ये कैसे जल गई? बहू को इस्त्री करने कहा था मैंने और वो महारानी मोबाइल में व्यस्त हो गई और यहाँ मेरी साड़ी को अग्नि संस्कार कर दिए। ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन इस घर को भी। माँ प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं समझाता हूँ मानसी को। मैं तो थक गई हूँ समझाते समझाते। अब तू मुझे तीर्थ यात्रा पे ही भेज दे, मन तो शांत रहेगा। अपनी शिकायत सुना के माँ अंदर चली जाती है और विशाल सोच में पड़ता है। इससे पहले कुछ और बड़ा नुकसान झेलना पड़े, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा।
उसी दिन रात को विशाल ऑफिस से खुशी खुशी घर लौटता है। उसके हाथ में हवाई जहाज की 2 टिकट्स है और बड़े से 5 स्टार होटल का ब्रोशर होता है। मानसी, मानसी, कहाँ हो भाई? तभी विशाल की माँ मायूस चेहरा लेके वहाँ आती है। क्या हुआ माँ? आप ऐसे उदास क्यों दिख रही है? कुछ नहीं। तुम दोपहर को फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? हाँ, मैंने देखे आपके मिस कॉल्स, लेकिन एक मीटिंग में बिजी था और बाद में आपको कॉल करना भूल गया। सब ठीक है ना? ऊपर तुम्हारे कमरे में जाओ, मानसी तुम्हारा इंतजार कर रही है। माँ की बात सुनकर विशाल उलझन में पड़ता है और अपने रूम की तरफ बढ़ता है। विशाल जब अंदर आता है तब मानसी रोता चेहरा लेकर पैरों पर एक चादर ओढ़े बैठी दिखाई देती है। मानसी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लाया हूँ। जल्द से जल्द अपना सूटकेस पैक करो, हम परसों सुबह की फ्लाइट से मलेशिया जा रहे हैं। विशाल की बात सुन के मानसी रो पड़ती है और विशाल कंफ्यूज हो जाता है। अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारा सपना पूरा कर रहा हूँ जो तुम बचपन से देखती आ रही हो। तब मानसी अपने पैरों पर बिछाई चादर हटाती है और विशाल को झटका लगता है। ओह गॉड, ये सब क्या है? ये फ्रैक्चर कैसे हुआ? मानसी विशाल को पूरी घटना बयां करती है। आज मैं और माँ जी एक साथ मंदिर जाने वाले थे और इसीलिए मैंने नई साड़ी पहनी थी। मैं ऊपर के कमरे से नीचे आ रही थी और तब मानसी नई वाली साड़ी पहन के अपने कमरे से बाहर निकलती है। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास आती है उसे सेल्फी निकालने की इच्छा होती है। ओह, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। एक सेल्फी तो बनती है। और सेल्फी निकालने के चक्कर में सीढ़ियों से पैर फिसलकर गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। ओह गॉड, हेल्प हेल्प मी, माँ जी, माँ जी, विशाल, विशाल। उसकी आवाज सुन के विशाल की माँ दौड़ती हुई वहाँ आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? बहू तुम रोना मत, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। फिर माँ जी ने डॉक्टर को फोन किया। उन्होंने एम्बुलेंस भेज दी और मुझे अस्पताल ले गए। ओह, मुझे माफ करना, यहाँ इतना सब कुछ हुआ और मैं कोई मदद नहीं कर सका। नहीं नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरी वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हुआ। अब मेरे सपने सपने ही रह जाएंगे। नहीं, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। तुम दुखी मत होना, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, लेकिन तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगा। विशाल की बात सुन के मानसी को पछतावा होता है। वो अपना टूटा फूटा मोबाइल हाथ में लिए रोने लगती है। अरे तुम ठीक हो तो इसी में मैं खुश हूँ। अब रोना मत, मैं तुम्हें नया मोबाइल ला के दूंगा। विशाल की दरिया दिली देख के मानसी भावुक होती है और अपना टूटा मोबाइल डस्टबिन में फेंक देती है। ये देख के विशाल चकित होता है। नहीं, अगर आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो नया मोबाइल बिल्कुल मत लाना। क्यों? क्योंकि मुझे अब इस मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा चाहिए। अब हम दोनों के बीच तीसरा कोई नहीं आएगा। लेकिन हंसने खेलने वाला नन्हा सा तीसरा तो आना ही चाहिए जल्दी। क्यों? सही कहा ना मैंने? विशाल की बात सुन के मानसी शर्माती है। विशाल उसे प्यार से थपथपाता है। देखा दोस्तों, कोई भी चीज अगर हम लिमिट से ज्यादा करें तो हमारा नुकसान होता है, जैसे मानसी का हुआ। लेकिन एक चीज इससे अपवाद है, वो है प्यार। प्यार आप कितना भी करो, आपको रिटर्न में प्यार ही मिलेगा। तो ज्यादा सोचिए मत। हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और आपका प्यार हम तक पहुंचाइए। चलिए फिर जल्द ही आपको मिलती हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। बाय बाय, टेक केयर। अमिता हाल ही में गौतम से शादी करके शहर में रहने आई थी। अमिता की सास इस शादी से ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें गौतम के लिए बहुत होशियार और सुंदर लड़की पसंद करनी थी। देखो तो कैसे गोल गोल लड्डू बना रही है। बस एक लड्डू टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो मैं इसकी अच्छी खबर लेती हूँ। अमिता को पता है कि उसकी सास उसे ऑब्जर्व कर रही है। मुझे पता है माँ जी आप क्या सोच रही है। क्या हुआ माँ जी, क्या आपको लड्डू टेस्ट करना है? सास अकड़कर मना करती है। ना बाबा ना, मेरे लिए शक्कर जहर समान है। शुगर की बीमारी है मुझे, तुम्हें पता है ना। दरअसल लड्डू की खुशबू से सास का मन ललचाया था, लेकिन उसे अमिता की तारीफ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे जलाने के लिए ये बहू ने जानबूझ के बेसन के लड्डू बनाए हैं। आने दो गौतम को, फिर इसे अच्छा सबक सिखाती हूँ। तभी गौतम ऑफिस से लौटता है। सासू माँ उसे देखते ही झूठ मूठ कर रोने का नाटक करती है। देखा गौतम, तुम्हारी बीवी मुझे मारने पे तुली है।
हे भगवान, ये कैसी बहू मेरे नसीब में आई है। अब मैं क्या करूं? गौतम कंफ्यूज्ड हो जाता है और अमिता शॉक्ड। ये क्या कह रही है माँ जी आप? मैं आपको क्यों मारूंगी? ये देखो गौतम, घर में पकवान बन रहे हैं, जबकि इसे पता है मुझे शुगर की बीमारी है। जहर बना रही है मेरे लिए, जहर। सास फिर से झूठ मूठ कर रोने लगती है। अमिता, तुम्हें पता है ना माँ को डायबिटीज है, फिर तुम ये लड्डू क्यों बना रही हो? अमिता गौतम की सारी बातें शांति से सुन लेती है और एक कटोरी में उसे लड्डू टेस्ट करने देती है। जरा आप ये लड्डू चखिए प्लीज। अमिता की बात सुन के गौतम अचरज में पड़ता है और उसने दिया लड्डू टेस्ट करता है। बाप रे बाप, कितना कड़वा है ये। गौतम की रिएक्शन देख अमिता हंस पड़ती है। यही तो मैं कहना चाहती थी, ये लड्डू मैंने खास माँ जी के लिए बनाए हैं। अमिता की बात सुन के गौतम और सास कंफ्यूज हो जाते हैं। सास फिर से रोने का नाटक करती है। हे भगवान, देखा गौतम, मैंने कहा था ना, ये बहू मुझे मारना चाहती है। माँ जी मेरी बात तो सुनिए, इस लड्डू में मैंने सिर्फ मेथी पाउडर मिलाई है, शक्कर का एक दाना भी नहीं डाला है। मेथी पाउडर तो कड़वी होती है ना, माँ कैसे खाएगी? क्योंकि मेथी शुगर के मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होती है। कल ही मैंने टीवी पर इसकी रेसिपी देखी थी, सोचा माँ जी के लिए थोड़े लड्डू बना दूं। अमिता की बात सुन के गौतम को अपने व्यवहार पर गुस्सा आता है और सास का मुंह उतर जाता है। ओह, आई एम सॉरी अमिता, तुम माँ का इतना ख्याल रखती हो और मैंने तुम्हें गलत शलत बोल दिया, मुझे माफ कर देना। अमिता मुस्कुराते हुए कहती है, जी कोई बात नहीं, लेकिन ये लड्डू माँ जी को कैसे खिलवाने हैं ये आप देख लीजिए। अमिता की बात सुन के सास का मुंह कड़वा हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, रोज सुबह ऑफिस निकलने से पहले मैं खुद माँ को लड्डू खिलाऊंगा। आज तो इसने मुझे मात दे दी, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। तो इस प्रकार सास अमिता को नीचे दिखाने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। दिन गुजर रहे थे। अमिता की लाख कोशिशों के बाद भी वो अपने सास के मन में जगह नहीं बना पाई थी। माँ जी क्या मैं आपके पैर दबा दूं? कोई जरूरत नहीं है, अपना काम करो। अमिता सास की बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानती और मुस्कुराते हुए रसोई में चली जाती है। अमिता के घर में एक स्टोर रूम है। इस रूम का दरवाजा हमेशा बंद रहता है, वहाँ किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। अमिता की सास अब अमिता को घर से खदेड़ने का आइडिया सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक कल्पना आती है। वो अपना मोबाइल उठाती है और एक कॉल लगाती है। इससे पहले कि ये बहू रानी जी गौतम के दिल में जगह बना ले, मुझे कुछ तो करना होगा। हाँ हेलो चुटकी। अरे हाँ 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 सब ठीक है यहाँ। तुम जल्दी यहाँ आ जाना, बहुत ज़रूरी काम है। कुछ दिन बाद सास की छोटी बहन उनके यहाँ रहने के लिए आती है। अमिता बड़े प्यार और आदर से उनका स्वागत करती है। प्रणाम मासी जी। खुश रहो बहू। बहू, आज गाजर का हलवा और पूरी बनाना, चुटकी को बेहद पसंद है। जी माँ जी। अमिता रसोई में चली जाती है। वाह दीदी, तुम्हारी बहू तो बड़ी नेक दिल और संस्कारी है। कहाँ की नेक दिल, मुझे तो उसे इस घर से और मेरे गौतम की जिंदगी से बाहर खदेड़ना है, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलवाया है। क्या? सास अपनी छोटी बहन के कान में कुछ खुसुर फुसुर करती है। अमिता डाइनिंग टेबल पर बैठ के पालक की सब्जी साफ कर रही है और तभी मासी वहाँ आती है। बहू, आज क्या बना रही हो? जी आपका पसंदीदा पालक पनीर। पालक पनीर का नाम सुनते ही मासी खुश हो जाती है। बहू, क्या मैं तुम्हें एक सलाह दूं? हाँ मासी बिल्कुल। तुम जल्द से जल्द इस घर से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मासी की अजीब बात सुन के अमिता चकित हो जाती है। आप ऐसा क्यों कह रही है मासी? मासी इधर उधर देखती है और धीरे आवाज में अमिता से कहती है, क्योंकि उस बंद कमरे में तुम्हारी सास की सास का आत्मा है। अमिता को मासी की बात सुन के झटका लगता है। आत्मा? कल रात उनका आत्मा तुम्हारी सास के सपने में आया था और अमिता कुतूहल से मासी को देखती है। और क्या मासी? और उन्होंने तुम्हारी सास को कहा कि अब उन्हें तुम्हारा इस घर में रहना पसंद नहीं। अगर तुमने तुरंत इस घर को और गौतम को नहीं छोड़ा तो वो तुम्हें मौत की घाट उतार देगी। मासी की बात सुन के अमिता सहम जाती है। उसे डरा हुआ देख मासी मन ही मन खुश होती है। लगता है मेरा काम बन गया। सास और मासी हॉल में बैठ के धीरे आवाज में गप्पे हाँक रही है। दोनों बड़ी खुश है। वाह छोटी वाह, क्या कमाल की एक्टिंग की है तूने। मेरी सास की आत्मा की कहानी सुन के बहू का चेहरा खरगोश जैसा हुआ था।
हाँ, मुझे नहीं लगता वो यहाँ एक दिन भी रहेगी। तभी गौतम ऑफिस से लौटता है। उसके हाथ में बनारस और केदारनाथ जाने वाली ट्रेन की टिकट्स है। अमिता, अमिता, कहाँ हो भाई? क्या हुआ गौतम, इतने खुश क्यों हो? तभी अमिता वहाँ मूंग का हलवा लेके आती है। अरे आप आ गए, टिकट्स मिली? सास और मासी एक दूसरे को देखते हैं। टिकट? बहू, तुम कहीं जा रही हो? नहीं माँ, हम दोनों नहीं, आप और मासी चारधाम यात्रा जा रही हो, वो भी 3 महीनों के लिए। गौतम की बात सुन के सास और मासी को जोर का झटका लगता है। बहू, क्या तुम मेरी बताई बात भूल गई? नहीं मासी। तो ये हम दोनों को चारधाम यात्रा भेजने की कल्पना किसकी है? आपकी लाडली बहू अमिता की। सास और मासी एक दूसरे को अचरज से देखते हैं। लेकिन बहू, मैंने तुमसे कहा था ना, इस घर में वो तुम्हारी जान, आत्मा, खतरा। गौतम की मौजूदगी के कारण मासी साफ साफ बोलने से हिचकिचाती है। क्या खतरा? किसको खतरा? क्या बोल रही है आप? अरे कुछ नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। आप फ्रेश होके आइए, मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। गौतम अपने कमरे की तरफ चला जाता है। बहू, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? हम यात्रा पे जाएंगे तो उल्टा तुम्हारी जान का ही खतरा बढ़ेगा। अमिता मुस्कुराती है। नहीं मासी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अभी अभी परदादी सासू माँ को मिल के आई हूँ। अमिता की बात सुन के सास और मासी को पसीने छूटते हैं। क्या? 2 दिन पहले वो मेरे भी सपने में आई थी और मूंग के हलवे की मांग की थी। क्या? 2 दिन पहले? जी माँ जी। सास और मासी एक दूसरे को आशंका से देखते हैं। जी माँ जी, और आज शाम जब मैं उन्हें हलवा देने गई थी तो उन्होंने आप दोनों को चारधाम यात्रा भेजने की इच्छा जाहिर की। लेकिन फिर तुम्हारी सास को उन्होंने तुम्हें मौत के घाट उतारने की बात क्यों बताई? वो शायद मैंने मूंग का हलवा देने में उन्हें देर कर दी ना, इसीलिए कहा होगा। लेकिन आज हलवा देख के बड़े खुश हो गई। सास और मासी समझ जाते हैं कि उनकी तरकीब उन्हीं पे पलटी है। रात को सास और मासी यात्रा की तैयारी में जुट जाते हैं। दीदी, तुम्हारी बहू बहुत चालाक है। तुम खामखा उसे अनपढ़ गंवार समझती हो। चेहरे की सुंदरता से दिमाग की अहमियत ज्यादा है, ये बात अब तुम स्वीकार कर ही लो। मासी की बात सुन के सास का चेहरा देखने लायक होता है। अच्छा हुआ मैंने उस दिन इन दोनों की प्लानिंग सुन ली थी, वरना मैं सचमुच डर के ये घर और गौतम जी को छोड़ के चली जाती। माँ जी, आपकी दवाइयाँ। अब 3 महीने यहाँ की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मंजुला अपने माता पिता की इकलौती और लाडली संतान थी। उन्होंने मंजुला की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मंजुला ने भी कभी उन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही मंजुला ने पढ़ाई पूरी की, उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और मंजुला बिल्कुल ही अकेली पड़ गई। पिताजी, माँ, अब क्यों मुझे अकेला छोड़ गए? मुझे नहीं जीना। मंजुला के अनाथ होने की बात सुन के उसकी दादी उसे सहारा देने आती है। बेटा मंजू, जो हो गया सो हो गया। शायद भगवान की यही मर्जी थी। तुम्हें अब अपने आप को संभालना होगा। जी दादी जी। क्योंकि मंजुला अब बड़ी हो चुकी थी और दादी की उम्र बहुत ज्यादा थी, उनके मन में मंजुला की शादी का ख्याल आया। इतनी सुंदर लड़की बिल्कुल बेसहारा हो गई है, इसकी शादी कर लूं तो मैं चैन से आखिरी सांस ले पाऊंगी। अगले ही महीने दादी ने मंजुला की शादी किसी पहचान वाले परिवार में कर दी। मंजुला का पति आकाश अपनी माँ के साथ रहता था। आकाश भले ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन स्वभाव से बड़ा प्यारा और संस्कारी था। उसे कोई भी बुरी आदत नहीं थी। उदर निर्वाह के लिए आकाश रिक्शा चलाता था। मंजुला, अगर तुम आगे पढ़ना चाहती हो तो पढ़ सकती हो। नहीं, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं घर की जिम्मेदारी संभालूंगी। इस प्रकार मंजुला और आकाश अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। खाना बनाना, बूढ़ी सास की सेवा करना और घर के काम काज करना, इसी में मंजुला का पूरा दिन निकल जाता। ऐसे ही एक दिन बाजार जाते समय मंजुला को एक लड़की साइकिल चलाती हुई दिखाई दी। वाह, ये लड़की कितनी बढ़िया साइकिल चला रही है, काश मैं भी चला पाती। मंजुला को बचपन से ही रिक्शा या कार चलाने की बड़ी इच्छा थी,
एक दिन अचानक उसने आकाश से कहा, क्या आप मुझे रिक्शा चलाना सिखाओगे? मंजुला का सवाल सुन के आकाश चकित हो गया। क्या तुम्हें सचमुच रिक्शा चलानी है? जी दरअसल मेरी माँ और पिताजी मेरी इतनी फिक्र करते थे कि उन्होंने मुझे बचपन में साइकिल भी नहीं चलाने दी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा सपना साकार करूंगा। मैं तुम्हें कल से ही रिक्शा चलाना सिखाऊंगा। अगले ही दिन आकाश और मंजुला एक कम भीड़भाड़ वाली सड़क पे आए और आकाश मंजुला को रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग देने लगा। धीरे धीरे मंजुला बढ़िया रिक्शा चलाने लगी। दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे और अचानक मंजुला पर फिर से पहाड़ टूट पड़ा। एक रोड एक्सीडेंट में आकाश का एक हाथ कट गया। बहू, आकाश तो अब रिक्शा नहीं चला पाएगा। हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी अब? आप चिंता मत कीजिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। सास की बात सुन के मंजुला सोच में पड़ती है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, नौकरी भी नहीं मिलेगी। तभी मंजुला की सास आकाश का रिक्शा ड्राइवर का यूनिफॉर्म लेके वहां आती है। बहू, इस यूनिफॉर्म का अब कोई फायदा नहीं। आकाश इसे देखकर और दुखी होगा। तुम इसे किसी गरीब को दे आओ। यूनिफॉर्म देखते ही मंजुला की आंखों में चमक आती है। जी माँ जी। मंजुला घर के कामकाज निपटा के आकाश का यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकलती है। दिन भर आकाश की रिक्शा चलाती है और शाम को घर लौटती है। आकाश, बहू कहाँ गई है? तुम्हें कुछ पता है? नहीं माँ, वो गई तब शायद मैं नींद में था। और मैं मंदिर गई थी। अब दिन ढलने को है लेकिन बहू का पता नहीं। मुझे चिंता हो रही है। तभी आकाश का यूनिफॉर्म पहने मंजुला वहां आती है। चिंता करने की कोई बात नहीं माँ जी। मंजुला को यूनिफॉर्म पहने देख सास और आकाश चकित हो जाते हैं। मंजुला, तुम? और तुम ये यूनिफॉर्म पहन के कहाँ गई थी? बहू, मैंने तो तुम्हें ये यूनिफॉर्म दान करने कहा था ना? हाँ माँ जी, लेकिन ये यूनिफॉर्म इनके लिए बहुत अमूल्य है। मंजुला की बातें सुन के सास और आकाश भावुक हो जाते हैं। माँ जी ये लीजिए 500 रुपए, मेरी आज की कमाई। अब हमें गृहस्थी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब आज तुमने हमारी रिक्शा चलाई? जी हाँ, और ये मेरी पहली कमाई है। आपकी ट्रेनिंग आज इस कठिन वक्त में हमारे काम आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ। मंजुला की समझदारी देख के उसकी सास उसे शाबाशी देती है। बहू, तुम सचमुच में हमारा अभिमान हो। हर घर में तुम्हारी जैसी समझदार बहू होनी चाहिए। हम सचमुच भाग्यवान हैं।